Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। CoinSwitch कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। राहत इंदौरी का एक शेर है। अरे इरशाद बोलिए। सारी फितरत तो नकाबों में छिपा रखी थी, सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी थी। आज के एपिसोड की तासीर पर यह शेर बड़ा मौजू है। क्या है प्रसंग? आज हम आपको एक नरसंहार का किस्सा सुनाएंगे। उस नरसंहार के आरोपियों में एक न्यायाधीश भी शामिल था। इल्जाम है कि उसने हजारों लोगों को बेरहमी से कत्ल किए जाने के फैसलों पर मुहर लगाई और इसी रास्ते खूब तरक्की पाई। अब वही जज उस मुल्क का राष्ट्रपति बनने के करीब है। उन्हें राष्ट्रपति बनाने की राह निकलेगी एक चुनाव से। ये चुनाव जाहिरी तौर पर तो लोकतांत्रिक है, लेकिन इल्जाम है कि इसके उम्मीदवारों से लेकर इसका नतीजा सब कुछ स्क्रिप्टेड है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले अतीत खंगालते हैं। आज से 33 बरस पहले यानी साल 1988 की बात है। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुए लगभग एक दशक बीत चुका था। सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला खोमैनी। जुलाई में एक रोज सुप्रीम लीडर ने मुनादी करवाई और कहा, जो भी हमारे विरोधियों की हिमायत करेगा मारा जाएगा। हम इस्लाम के दुश्मनों का तत्काल खात्मा कर देंगे। ऐसे लोग जो फिलवक्त जेल में हैं और बावजूद इसके अब भी हमारे विरोधियों से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। जिसने ईश्वर से जंग छेड़ दी हो, उस पर रत्ती भर भी रहमदिली दिखाना मूर्खता है। कौन थे ये विरोधी जिनके कत्ल का ऐलान कर रहे थे खोमैनी? ये विरोधी थे MEK नाम के एक आतंकी संगठन के लोग और उनके समर्थक। MEK का पूरा नाम था मुजाहिदीन-ए-खल्क। इस संगठन को अंग्रेजी में PMOI कहा जाता था। पूरा नाम पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। MEK उर्फ PMOI की स्थापना के 4 मुख्य मकसद थे। पहला, ईरान से शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकना। दूसरा, ईरान में एक मार्क्सिस्ट विचारधारा वाली इस्लामिक सरकार की स्थापना करना। तीसरा, अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी ताकत का विरोध करना। और चौथा, यहूदी राष्ट्रवाद और इजराइल का विरोध। उस दौर में ईरान के भीतर कई बागी गुट सक्रिय थे जो शाह को हटाना चाहते थे। इनमें 1979 की इस्लामिक क्रांति के आर्किटेक्ट रूहुल्लाह खुमैनी भी शामिल थे। फरवरी 1979 में खुमैनी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजशाही का तख्ता पलट कर दिया। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का गठन हुआ। अलग अलग गुट जिस राजशाही को गद्दी से हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो मकसद पूरा हो चुका था। अब खुमैनी और उनके समर्थकों को अपनी जगह मजबूत करनी थी। इसके लिए उन्हें ईरान में सक्रिय लेफ्ट विंग और उदारवादी गुटों को रास्ते से हटाना जरूरी लगा और इसी क्रम में MEK भी निशाने पर आ गया। 1981 के करीब आकर खुमैनी और MEK की आपसी दरार चौड़ी हो गई और दोनों गुटों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। इस दौर में ईरान और इराक के बीच भी जंग चल रही थी। MEK और इराक दोनों ही खुमैनी गुट को सत्ता से हटाना चाहते थे, इसलिए इराक ने MEK को प्रश्रय दिया और इसीलिए ईरान इराक युद्ध के दौरान MEK इराक के सपोर्ट से ईरान पर हमले करने लगा। ये जंग 8 बरस तक चली। 1988 में UN की पहल पर संघर्ष विराम हुआ, लेकिन इसके बाद भी MEK ने हिंसा जारी रखी। उसके पास सद्दाम हुसैन के दिए हथियार थे और इन्हीं के सहारे उन्होंने ईरान के सीमांत इलाकों पर हमला बोल दिया। ईरान ने MEK को हरा तो दिया, लेकिन इस प्रसंग ने खुमैनी सरकार को राजनीतिक विरोधियों के खात्मे का एक बड़ा बहाना भी दे दिया। MEK के सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। हजारों लोग ऐसे भी अरेस्ट हुए जिन पर केवल MEK से हमदर्दी रखने का शक था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चरमपंथी ही पकड़े गए, हजारों राजनीतिक विरोधियों को भी जेल भेजा गया। इन पर मुकदमे चले। इल्जाम है कि अदालती कार्रवाई में मनमानी की गई, न्यायोचित तरीके से ट्रायल नहीं हुआ, हिंसा करने वाले अपराधियों और अहिंसक तरीके से राजनीतिक विरोध जताने वालों के बीच फर्क नहीं किया गया। आरोप यह भी है कि 1988 से 1990 के बीच इसी तरह हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों राजनीतिक कैदी भी शामिल थे।
ज्यादातर को फांसी दी गई, कईयों को पत्थर मार मार कर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। और यह भी आरोप है कि इसमें नाबालिग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं जिनका कत्ल हुआ। और इसी हत्याकांड से जुड़ा एक टर्म है डेथ कमीशन। यह सरकारी प्रतिनिधियों की एक कमेटी थी जिसमें 4 मेंबर थे। इनकी नियुक्ति खुद सुप्रीम लीडर खुमैनी करता था। क्या काम था इनका? इनका काम था राजनीतिक कैदियों के मुकदमे की सुनवाई करना। आरोप है कि यह सुनवाई राजनीतिक मंशा से प्रेरित थी और कोई दोषी है या नहीं यह तय करने का मापदंड यह था कि वो खुमैनी गुट के प्रति वफादार है या नहीं। इल्जाम यह भी कि डेथ कमीशन के नाम से कुख्यात इस पैनल ने सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को मरवाया सिर्फ इसलिए कि वो खुमैनी के राजनीतिक विरोधी थे। अब यहां सवाल उठता है कि हम ये सारा अतीत आज क्यों बता रहे हैं। इसकी वजह है इब्राहिम रईसी नाम का किरदार। इब्राहिम पेशे से जज है। सन 1988 में इब्राहिम तेहरान रिवोल्यूशनरी कोर्ट में जज हुआ करते थे। हमने आपको डेथ कमीशन के बारे में बताया भी। उसके 4 सदस्यों में एक रईसी भी थे। ईरान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस पैनल ने न्यायोचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए कम से कम 4 से 5 हजार कैदियों को मौत की सजा सुनाई थी। इनको मारकर गुमनाम कब्रों में दफन करवाया गया था। और संगठन कहते हैं कि रईसी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब आता है अगला सवाल, रईसी पर लग रहे इल्जाम क्यों अहम है? इसका संबंध है 18 जून को ईरान में हो रहे राष्ट्रपति के चुनाव से। इस चुनाव के सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं रईसी। संभावना है कि चुनाव जीत जाएंगे और ईरान के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। और क्या उनके जीतने का अनुमान हम किसी आम सर्वे के रुझान के आधार पर बता रहे हैं? क्या वो इस चुनाव के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और इसलिए उनके जीतने की भविष्यवाणी की जा रही है? उत्तर है नहीं। उनकी जीत का पूर्वानुमान चुनावी धांधली के आरोपों से जुड़ा है। ये चुनावी धांधली सिस्टम के हिसाब से धांधली नहीं है क्योंकि सिस्टम ही इसकी इजाजत देता है। कैसे, आपको बताते हैं। धांधली के आरोपों को समझने के लिए हमें ईरान के राजनीतिक सिस्टम को संक्षेप में जानना जरूरी है। ईरान जाहिरी तौर पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला देश है। यहाँ सरकार के मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, जो जनता के वोट से चुने जाते हैं। 4 साल का कार्यकाल। एक व्यक्ति के पास अधिकतम 2 कार्यकाल। लेकिन राष्ट्रपति ईरान का सर्वोच्च अधिकारी भर होता है। पावर पिरामिड में वो सबसे ऊपर नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ी अथॉरिटी है सुप्रीम लीडर, जिनका आधिकारिक टाइटल है आयातुल्ला। इन्हें समझिए ईरान का धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य मुखिया, फाइनल अथॉरिटी। ईरानी संविधान के मुताबिक ईरान की नीतियां तय करने और सुपरवाइज करने का जिम्मा सुप्रीम लीडर का, आयातुल्ला का है। यानी घरेलू से लेकर विदेशी मामलों तक सब कुछ उनके निर्देश के मुताबिक। सुप्रीम लीडर ही सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी। खुफिया संस्थाओं का कंट्रोल भी उन्हीं के पास। 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक के गठन के बाद से अब तक ईरान में 2 सुप्रीम लीडर हुए हैं। पहले का नाम आयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, 1989 में उनकी मौत हुई। तो फिर दूसरे आयातुल्ला बने अली खामनेई। सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति के अलावा 2 बड़े पावर सेंटर्स और हैं, संसद और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। यहाँ संसद को कहा जाता है मजलिस। इसमें 290 मेंबर होते हैं। इनको चुनने के लिए हर 4 साल बाद वोटिंग होती है और इनका काम कानून ड्राफ्ट करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर औपचारिक मुहर लगाना, औपचारिक शब्द पर गौर करिएगा, और देश के बजट को मंजूरी देना। यह तो हुआ संसद यानी मजलिस का काम। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स क्या करती हैं? ये देश के सबसे पवित्र, सबसे ज्ञानी माने जाने वाले 88 मौलाना होते हैं। इन्हें 8 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और इनके पास देश के अगले सुप्रीम लीडर को चुनने की ताकत होती है। मतलब मौजूदा सुप्रीम लीडर खामेनेई के बाद ये पद किसे मिलेगा, ये फैसला यही बॉडी करेगी। अब तक हमने ईरान के 4 पावर सेंटर्स की बात की, सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति, मजलिस और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इनमें से सुप्रीम लीडर की अपनी अलग कैटेगरी है और बाकी 3 अधीनस्थ पद और संस्थाएं हैं। इन तीनों की दशा और दिशा तय करने के लिए एक और पावर सेंटर है। इसका नाम है काउंसिल ऑफ गार्जियंस। इसको समझिए सुप्रीम लीडर के पावर की एक बड़ी चाबी। इसमें 12 कानूनविद होते हैं और इनमें से 6 को खुद सुप्रीम लीडर नियुक्त करते हैं। अब पूछिए कि ये काउंसिल करती क्या है? ये सुनिश्चित करती है कि सारी चीजें सुप्रीम लीडर की मर्जी से हों। और कैसे? सुप्रीम लीडर के अलावा जो बाकी नियुक्तियां हैं उनमें काउंसिल ऑफ गार्जियंस का दखल होता है। ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल करता है, प्रत्याशियों की छटनी करता है, संसदीय चुनाव और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में निर्वाचन के इच्छुक प्रत्याशियों को हरी या लाल झंडी दिखाता है। मतलब ये अनाधिकारिक तौर पर यह सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम लीडर के वफादार ही पावर सेंटर्स में ऊपर पहुंच सकें। ये पूरा राजनीतिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब लौटते हैं फिर से ईरान के मौजूदा चुनाव पर।
वहां वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, यानी नियम के मुताबिक वो तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी रेस से बाहर। उन्हें रिप्लेस करने के लिए करीब 600 उम्मीदवार सामने आए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है ये तय किया गार्जियन काउंसिल ने, और 600 में से 593 उम्मीदवारों को छांट दिया, बचे 7। इस छटनी के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। इसकी वजह इनमें कई तगड़े दावेदारों को छटनी कर दिया गया, ऐसे उम्मीदवार जो अच्छी फाइट दे सकते थे। मसलन पूर्व संसद स्पीकर अली लरिजानी, उनके भाई सदेक लरिजानी तो खुद गार्जियन काउंसिल के सदस्य थे और भाई की छटनी से वो काफी नाराज हो गए और बयान भी जारी कर दिया कि मैं 20 बरस से गार्जियन काउंसिल को डिफेंड करता आया हूं, लेकिन इससे पहले मैंने काउंसिल के किसी फैसले को इतना अनुचित कभी नहीं पाया। छांटे जाने वालों में उपराष्ट्रपति इशाक जहांगीरी भी शामिल थे। इशाक सुधारवादी गुट का हिस्सा हैं, इंटरनेशनल संबंध सुधारने की हिमायत करते हैं और ईरान की न्यूक्लियर डील के समय वो मुख्य वार्ताकारों में शामिल थे। वो उस गुट का हिस्सा है जो डील करके पश्चिमी देशों से तनाव घटाने और आइसोलेशन को खत्म करने की बात करता है। अपनी छटनी के बाद जहांगीरी ने भी बयान जारी किया, कहा कि कई योग्य उम्मीदवारों की छटनी हुई है। ये चुनाव में जनता की भागीदारी के लिए गंभीर चुनौती है और सुधारवादी धड़े के लोगों को फेयर कंपटीशन से बाहर करता है। छटनी वाले नामों में एक और चर्चित नाम है पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद। वो हार्डलाइनर गुट के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। इस दफा चुनाव में कट्टरपंथियों को शय मिल रही है, तो फिर हार्डलाइनर्स में से एक अहमदी नेजाद को क्यों नहीं चुना गया? जानकारों के मुताबिक इसकी वजह यह है कि सुप्रीम लीडर अपने एक पसंदीदा कैंडिडेट के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं और ये पसंदीदा कैंडिडेट भी जाहिर तौर पर हार्डलाइनर हैं और उन्हें अहमदी नेजाद से चुनौती मिल सकती थी। अब आप जानना चाहेंगे कि सुप्रीम लीडर के ये पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? जवाब है इब्राहिम रईसी, वही उम्मीदवार जिनके जीत की संभावना जताई जा रही है। इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर का फेवरेट क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको रईसी की ब्रीफ प्रोफाइल जाननी होगी। कट्टरपंथी मौलवी हैं, अपनी वंशावली का संबंध पैगंबर मोहम्मद से बताते हैं, इसलिए वो ईरान के उन लोगों में हैं जिन्हें काले रंग की पगड़ी पहनने का अधिकार है। रईसी सुप्रीम लीडर के वफादारों में गिने जाते हैं। बीते कुछ बरसों में उनका तेजी से प्रमोशन हुआ। 2016 में उन्हें अस्तान कुद्स रज़ावी फाउंडेशन का मुखिया बनाया गया। ये एक ताकतवर संस्था है। ईरान में इमाम रेजा की दरगाह है। ये शियाओं का बड़ा तीर्थ स्थल है और इस श्राइन का संचालन अस्तान कुद्स रज़ावी फाउंडेशन के हाथ में है, यानी इस फाउंडेशन के पास अकूत पैसा है और पावर है। जाहिर है कि बेहद भरोसेमंद इंसान को ही इस फाउंडेशन की बागडोर सौंपी गई होगी। इस बड़ी नियुक्ति के करीब 3 साल बाद यानी 2019 में इब्राहिम रईसी को ईरान का चीफ जस्टिस बनाया गया और ये नियुक्ति खुद सुप्रीम लीडर ने की। तब भी इल्जाम लगे कि बतौर चीफ जस्टिस रईसी ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के तहत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों की प्रतिष्ठा बर्बाद की और इसमें खामेनेई के कुछ प्रमुख राजनीतिक विरोधी भी शामिल थे। चीफ जस्टिस बनाए जाने के बाद रईसी को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया। हमने आपको बताया था ये वही संस्था है जो सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। खामेनेई 82 साल के हैं। उनकी मौत के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा ये तय करने में इस संस्था की अहम भूमिका होगी। कई जानकार कहते हैं कि खामेनेई एक सोची समझी रणनीति के तहत रईसी का ओहदा बढ़ा रहे हैं और ये रणनीति क्या है? खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी चुनना है और टिप्पणीकारों के मुताबिक संभावित उम्मीदवारों की सूची में रईसी भी शामिल हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि खामेनेई रईसी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। सुप्रीम लीडर बनाए जाने के पहले खामेनेई भी राष्ट्रपति रहे थे। अगर रईसी राष्ट्रपति बने तो उन्हें लोकप्रियता और राजनीतिक ताकत विरासत में मिल सकती है। कल को अगर उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया जाए तो ये विरासत उनकी अथॉरिटी स्थापित करने में काम आएगी। रईसी केवल निष्ठा में ही नहीं, विचारधारा में भी खामेनेई के करीबी हैं। वो ईरान की कट्टरपंथी जमात का हिस्सा हैं, अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत कर तनाव घटाने में यकीन नहीं रखते और ईरान का मौजूदा चुनाव हार्डलाइनर्स को ही शय देता दिख रहा है, यानी सुधारवादी खेमे के मजबूत प्रत्याशियों को कोई जगह नहीं दी गई। हमने आपको बताया कि 7 उम्मीदवार फाइनल हुए। इसमें रईसी समेत 5 प्रत्याशी घनघोर कट्टरपंथी धड़े का हिस्सा हैं। बाकी के 2 उम्मीदवारों में से एक सुधारवादी और दूसरे मॉडरेट। लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों की मुख्यधारा की राजनीति में कोई खास पकड़ नहीं, इसलिए कई जानकार आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ऐसे प्रत्याशियों को चुना गया जो रईसी को चुनौती न दे पाए। तो क्या रईसी का रास्ता बिल्कुल साफ है? जवाब है ऑलमोस्ट। चुनाव से एक रोज पहले यानी 17 जून को खबर आई कि फाइनल 7 प्रत्याशियों में से 2 ने अपना नाम वापस ले लिया। इन दोनों के नाम हैं मोहसिन मेहरालिज़ादेह और अली रेजा ज़कानी।
मोहसिन मॉडरेट थे और ज़कानी हार्डलाइनर। ज़कानी ने उम्मीदवारी वापस लेने की वजह बताई कि इब्राहिम रईसी सबसे योग्य उम्मीदवार है। और मॉडरेट मोहसिन ने क्यों नाम वापस लिया? माना जा रहा है कि उन्होंने अब्दुल नासिर हिम्मती नाम के एक उम्मीदवार की संभावनाएं मजबूत करने के लिए कदम उठाया। अब ये नया किरदार आ गया, हिम्मती। फिलहाल रईसी को थोड़ा बहुत चुनौती जिस उम्मीदवार से मिल रही वो हिम्मती ही है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर रहे हिम्मती कट्टरपंथियों को सत्ता मिलने के विरोधी हैं। न्यूक्लियर डील वापस लागू करना चाहते हैं ताकि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध खत्म हो, अर्थव्यवस्था सुधरे। लेकिन हिम्मती के जीतने की संभावना बहुत मजबूत नहीं है। आखिर में बात जनता की, जिसके नाम पर यह सब होता है। ईरान की जनता चुनाव पर क्या सोचती है, इसका जवाब जानने के लिए एक चुटकुला सुनते हैं। जब से उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आई है तब से ईरान में चुटकुला चल रहा है। लोग कह रहे हैं चुनाव में दो ही लोग जीतेंगे, या तो इब्राहिम रईसी या फिर सईद इब्राहिम रायसूल सदाती। ये जनाब कौन है? ये इब्राहिम रईसी का पूरा नाम है। इस चुटकुले से आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि चुनाव मैनेज्ड होने के आरोप कितने गंभीर हैं। यहाँ चुनावी निष्पक्षता का ये हाल है कि बीते रोज 200 से ज्यादा सांसदों ने एक अपील जारी की। इसमें हार्डलाइनर उम्मीदवारों से नाम वापस लेने को कहा गया और कहा गया कि रईसी की संभावनाएं मजबूत करने के लिए पीछे हट जाओ। क्या ऐसी अपील के बाद भी सत्ता के रुझान को लेकर कोई शुबहा बच जाता है? चुनाव फिक्सिंग के आरोप इतने गंभीर कि मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी तक ने इस चुनाव को मृत कह दिया, डेड कह दिया। यहां तक कि खुलकर हो रहे पक्षपात से कई बार खुद रईसी झेपते दिखे। मई में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में थोड़ी प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए थी। खबरों के मुताबिक चुनावी फिक्सिंग के आरोपों के चलते जनता के एक बड़े धड़े में इसको लेकर, चुनाव को लेकर निराशा है। और ऐसा नहीं कि ईरान में चुनावी धांधली के आरोप पहली बार लग रहे हों, ये पहले भी लगते रहे, पर जानकारों का कहना है कि इस बार तो कुछ ज्यादा ही खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। और शायद इसीलिए एक हालिया सर्वे में 32% लोगों ने कहा चाहे जो हो जाए वोट नहीं डालेंगे। कई जगहों पर लोग चुनाव के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जब रिजल्ट तय करना उनके हाथ में नहीं तो वो भागीदारी क्यों करें। जनता के एक धड़े में जो बड़ा है, चुनाव से बेहतरी होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम रहने की संभावना है। और ऐसा हुआ तो शायद हार्डलाइनर रईसी को और बूस्ट मिले। तो क्या इब्राहिम रईसी पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी खड़े हुए थे, लेकिन तब हसन रूहानी ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन इस बार वो जीत जाएंगे बहुत मुमकिन है, इसलिए कि उन पर सुप्रीम लीडर का हाथ है। और सवाल ये है कि अगर रईसी जीत गए तो उन पर लगे आरोपों का क्या होगा? सवाल तो रह ही जाएंगे। क्या ये बेहतर नहीं होता कि इतने अहम पद के लिए खड़े हो रहे इंसान पर अगर इतने गंभीर इल्जाम हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होती और दोषमुक्त पाए जाने पर ही उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता? आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।